हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। सोचो बच्चों, एक कंट्री का चेहरा कैसा होता है। जैसे एक राजा या नेता को तो हम फोटो या स्टेचू के जरिए देख पाते हैं, लेकिन पूरा देश उसका फेस कैसे बनाए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग आइडिया के बारे में जिसे कहते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने इस प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला था। उन्होंने देश को एक इंसान की तरह दिखाना शुरू किया। एक इंसान जिसका चेहरा, रूप और बॉडी हो। और गेस करो वो इंसान कौन था? एक फीमेल फिगर। ये जो फीमेल फिगर थी वो किसी रियल वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, बल्कि एक सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी जिससे आर्टिस्ट यूज करते थे नेशन को दिखाने के लिए। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एलिगरी, यानी किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज को एक सिंबॉलिक इमेज के रूप में दिखाना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी ये आइडिया यूज हुआ था। एग्जाम्पल के लिए, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, तो उससे दिखाया गया था एक औरत के रूप में जिसके पास रेड कैप होती थी या टूटी हुई जंजीर होती थी। जस्टिस को दिखाया गया एक आंखों पर पट्टी बांधे हुए और एक तराजू पकड़े हुए औरत के रूप में। क्या आपने कभी ये इमेज देखी है? ये सब एलिगरीज ही होती हैं। अब 19th सेंचुरी में देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ऐसी फीमेल एलिगरीज का यूज होने लगा। और पता है, फ्रांस में इस फीमेल एलिगरी का नाम रखा गया मैरियाने, एक कॉमन क्रिश्चियन नाम जो सिंबल था कि देश आम जनता का है, पीपल्स नेशन। मैरियाने की आइडेंटिटी बनाई गई लिबर्टी और रिपब्लिक के सिंबल्स से, जैसे रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग और कॉकिड, यानी एक गोल जैसी फूल वाली शेप जिसे लोग टोपी पे लगाते हैं। मैरियाने की स्टैचूज बनाई गई पब्लिक स्क्वायर्स में ताकि लोग रोज उसे देखें, देश से जुड़ाव महसूस करें। ना सिर्फ स्टैचूज बल्कि मैरियाने की इमेज पॉइंट्स और स्टैम्प्स पर भी छपने लगी। देश की यूनिटी का सिंबल बन गई थी मैरियाने। इसी तरह जर्मनी ने अपने देश को दिखाने के लिए एक फीमेल एलिगरी बनाई जिसका नाम था जर्मेनिया। जर्मेनिया को दिखाया गया एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव औरत के रूप में जिसके सिर पर होती थी ओक लीव्स की क्राउन। आप देख सकते हैं, साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में ओक ट्री का मतलब होता है हीरोइज्म, यानी वीरता, ब्रेवरी। तो बच्चों, इन फीमेल फिगर्स का काम था एक इमोशन, एक आइडेंटिटी क्रिएट करना ताकि लोग अपने देश को एक जीवंत रूप में महसूस कर सके, जैसे वो उनकी माँ हो, बहन हो या रक्षक हो। ये था एक पावरफुल आइडिया, नेशन को एक फेस देना। आज भी अगर आप किसी नोट, कॉइन या पेट्रियोटिक स्टैचू को देखें तो सोचिए कहीं वो एक एलिगरी तो नहीं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं मैरियाने, जर्मेनिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये एक फिगर 16। देखो, एक रेयर और आइकॉनिक विजुअल है ये। ठीक है, 1850 का एक पोस्टेज स्टैम्प जिसमें बनी है फ्रांस के सिंबल मैरियाने। ये सिर्फ एक पोस्टल स्टैम्प नहीं था, ये था एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जो पूरे फ्रांस की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता था। सोचिए, जब भी कोई ये स्टैम्प किसी लेटर पर लगाता था तो वो सिर्फ पोस्ट नहीं कर रहा होता था, वो एक मैसेज भी भेज रहा होता था कि यह रिपब्लिक है और ये लोगों का देश है। मैरियाने के फेस एक आइडियल सिटीजन का फेस था, स्ट्रॉन्ग, काम और प्राउड, जैसे कि उसकी आंखों में हो एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। फ्रांस ने डेलिब्रेटली ये इमेज चूज करी थी ताकि हर सिटीजन जब भी वो इस स्टैम्प को देखे उसे याद आए कि ये देश किसी एक राजा का नहीं है बल्कि सब लोगों का है। इसलिए मैरियाने की इमेज सिर्फ एक आर्ट नहीं है बच्चों, एक पावरफुल सिंबल थी जो यूनिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का मैसेज पूरे देश में फैला रही थी। दुनिया भर के कई देशों ने ऐसे ही फीमेल एलिगरीज को यूज किया, लेकिन मैरियाने का ये 1850 का जो पोस्टेज स्टैम्प है एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, जहां एक देश ने अपने नेशनल सिंबल को हर घर तक पहुंचाया।
अब देखो नेक्स्ट, तो अब हम मिलते हैं एक पावरफुल, देखो बच्चों, पावरफुल और हिस्टोरिक फीमेल सिंबल से, जिसका नाम है जर्मेनिया। ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, एक ऐसे वक्त में जब जर्मनी में रेवोल्यूशन की आग लग चुकी थी। इस मास्टरपीस को बनाया था आर्टिस्ट फिलिप वीट ने, लेकिन कैनवास पे नहीं, कॉटन के बैनर पर। और ये बैनर लटकाया गया था एक बहुत खास जगह पर, चर्च ऑफ सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट में, जो हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहां हो रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सेशन, मार्च 1848 में। इस पार्लियामेंट का सपना था जर्मनी को यूनिफाई करना, एक नेशन बनाना, और इस सपने का चेहरा बनी जर्मेनिया। अब जरा इस पेंटिंग को ध्यान से सब देखें। जर्मेनिया सिर्फ एक वुमेन नहीं है, वो एक ड्रीम है, एक होप है, एक सिंबल है जर्मनी के यूनाइटेड होने का। उसके हाथ में तलवार है, देख सकते हो ना आप, जिसमें करेज है। उसके सिर के ऊपर ओक लीव्स का क्राउन है, जो क्या दिखा रहा है? हीरोइज्म। और उसके साथ है ब्लैक, रेड और गोल्ड का फ्लैग, जर्मनी के नेशनल कलर्स। और सबसे खास बात तो ये है कि ये पेंटिंग तब यूज की गई जब लोग चाह रहे थे कि राजाओं का रूल खत्म हो और डेमोक्रेसी आए। तो जब ये बैनर सेंट पॉल्स चर्च के सीलिंग से लटक रहा था ना बच्चों, तो ये सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। ये कह रहा था हमें एक नई जर्मनी चाहिए जहां लोगों की आवाज सुनी जाए। और इस वजह से जर्मेनिया बन गई एक जान डालने वाली तस्वीर, जो लोगों को इंस्पायर करती थी कि वो एक यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक जर्मनी के लिए लड़े। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बॉक्स 3 में उसने हमें क्या दिया है। देखो, इसमें है जर्मेनिया के आसपास के सिंबल्स का मतलब क्या था। ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे, ये थे एक नए जर्मनी के सपने के कोड वर्ड्स। तो आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला है ब्रोकन चेन्स, आजादी की पहली सांस। सबसे पहले नजर पड़ती है टूटी हुई जंजीरों पर, इसका मतलब क्या? बंधन से आजादी, ब्रोकन चेन्स। जर्मेनिया ये कह रही थी कि अब हम गुलामी से फ्री हो चुके हैं। सेकंड देखिए बच्चों, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी शान और शक्ति का निशान, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। जर्मेनिया के सीने पर है ब्रेस्ट प्लेट जिसमें बना है ईगल, और ये ईगल है जर्मन एम्पायर का सिंबल। इसका मतलब क्या है? पावर, यूनिटी और नेशनल प्राइड। थर्ड है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अभी हमने ऊपर देखा है जर्मेनिया की फीमेल जो फिगर है उसमें हीरोइज्म शो कर रहा है। जर्मेनिया के सिर पर है ओक के पत्तों का क्राउन। ओक जर्मनी का एक हिस्टोरिक ट्री है बच्चों, और इसका मतलब होता है हीरोइज्म, यानी हम अपने नेशन के लिए किसी भी बलिदान से नहीं डरेंगे। नंबर 4 पे स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, तैयार हैं हम, हाथ में तलवार। इसका मतलब क्या है? कि जर्मेनिया कह रही है कि अगर जरूरत भी पड़ी तो हम अपने सपने के लिए जंग भी लड़ेंगे। नंबर 5 पे देखिए, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यानी शांति भी जरूरी है, विलिंगनेस टू मेक पीस। पर ध्यान दीजिए, तलवार के चारों तरफ है ऑलिव ब्रांच, ये दिखाता है कि हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो लड़ भी सकते हैं। नंबर 6 पे है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये झंडा, बैंड बट बोल्ड। ब्लैक, रेड और गोल्ड का ट्राई कलर, ये था 1848 के लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग, पर उस वक्त के राजा ने इसे बैन कर दिया था, इसलिए ये फ्लैग एक रिबेलियन का सिंबल बन गया था। नंबर 7 पे है रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए युग की सुबह, और आखिरी सिंबल है ये बताता है कि एक नई शुरुआत, एक नए दौर की आमान, यानी यही है एक नए जर्मनी की पहली किरण। तो हर एक सिंबल एक आइडिया था, हर एक आइडिया एक सपना था, और सपना था एक नई आजाद और यूनाइटेड जर्मनी का। नाउ नेक्स्ट, अब ये फिगर देखो बच्चों, ये पेंटिंग देखो। जर्मेनिया
गार्डिंग का राइन। ये है 1860 का एक मशहूर पेंटिंग, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ आर्ट नहीं थी, बल्कि पूरे जर्मन जनता के जज्बात का एक जिंदा निशान थी। इस पेंटिंग को बनाया था आर्टिस्ट लॉरेंस क्लाजेन ने। जब 1860 में जर्मनी के लोगों को एक मैसेज चाहिए था, एक सिंबॉलिक गार्डियन, तब उन्होंने ब्रश उठाया और जर्मेनिया को एक रक्षक देवी की तरह दिखाया। जर्मेनिया के हाथ में है एक तलवार और उस पे लिखा है जबरदस्त इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा था बच्चों? द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, यानी जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ये लाइन एक सिंपल स्लोगन नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक प्रॉमिस था और एक जज्बा था कि कोई भी विदेशी ताकत अगर राइन के पार से हमला करेगी तो जर्मेनिया तलवार उठाएगी। राइन क्या मतलब है? जर्मनी का एक पवित्र और स्ट्रैटेजिक नदी है, जिस पर फ्रांस और जर्मनी के बीच बरसों से बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। और इस पेंटिंग ने जर्मन्स को याद दिलाया कि हमारी मिट्टी की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग में जर्मेनिया सिर्फ एक महिला ही नहीं है बच्चों, वो है एक रक्षक देवी, एक नेशनल स्पिरिट जो अपने देश के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको कौन सी लगी। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर करें। आगे हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका बिल्कुल लास्ट पार्ट है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो अब एक पायस आइडियलिस्टिक आइडिया नहीं रहा। अब नेशनलिज्म बन चुका था एक नैरो क्रीड, यानी एक छोटी सोच वाला आंदोलन। इसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ना। जहां पहले नेशनलिज्म ने फ्रीडम और यूनिटी का सपना दिखाया था, अब वही नेशनलिज्म बन गया था नफरत का जरिया। अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप्स अब एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट बन चुके थे, हर वक्त बस जंग के मूड में ही रहते थे। और इस बदले हुए नेशनलिज्म का सबसे बड़ा फायदा उठाया यूरोप की बड़ी ताकतों ने। इन सुपर पावर्स ने छोटी छोटी जनताओं के नेशनलिस्ट इमोशंस को मैनिपुलेट किया, सिर्फ अपनी इंपेरियलिस्ट एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। तो अब चलते हैं यूरोप के सबसे टेंशन फिल्ड रीजन में, जिसका नाम था द बाल्कन्स। बाल्कन्स एक कॉम्प्लेक्स एरिया जहां ज्योग्राफी और एथनिसिटी दोनों का गजब का मिक्स था। देखो, ये रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्रो एक्सेट्रा, इन सभी लोगों को कलेक्टिवली कहा जाता था बच्चों स्लैव्स, SLAVS। उस समय बाल्कन्स का बड़ा हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर, और बाल्कन्स का जितना भी बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन अब वह रोमांटिक नेशनलिज्म की आग जो थी वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। बाल्कन्स के लोग अब कह रहे थे हमें आजादी चाहिए, और इस आजादी के लिए उन्होंने अपनी हिस्ट्री उठाई, जिसमें उनका कहना था हम कभी आजाद थे, बाद में हम पर दूसरों ने कब्जा किया, अब हमें अपना गुजारा हुआ राज वापस चाहिए। तो हर जगह एक ही आवाज थी, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी, इज्जत, और ये आवाज बन गई थी एक रिवोल्ट। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, इन बाल्कन्स के कंट्रीज के बीच भी यूनिटी ही नहीं थी। हर एक कंट्री चाहता था ज्यादा जमीन, हर एक जेलस था एक दूसरे से। बाल्कन्स एक ऐसी गन पाउडर फैक्ट्री बन चुका था जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती थी। इस टेंशन को और बड़ा बनाया यूरोप की एक बड़ी ताकतों ने, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। सभी ने बाल्कन्स को अपने अपने कंट्रोल में करने के लिए राइवलरी शुरू कर दी। इनकी फाइट थी ट्रेड के लिए, कॉलोनीज के लिए, मिलिट्री पावर के लिए। और ये सब टेंशन्स, लड़ाइयां और पावर स्ट्रगल का रिजल्ट बना बाल्कन क्राइसिस। और फिर ये चिंगारी बन गई एक ग्लोबल वार की शुरुआत, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये आप पेंटिंग देखें, फिगर नंबर 20, इसमें क्या बताया गया है देखिए।
एक समय था जब ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। यह है एक सेलिब्रेशन मैप जहां दिखाया गया है कैसे ब्रिटेन दुनिया के कोने कोने पे राज कर रहा था। मैप के ऊपर आसमान में कुछ एंजल्स नजर आते हैं। देखो बच्चों, आपको आ रहे हैं ना नजर, हाथों में एक बैनर ऑफ फ्रीडम लेकर। पर ये फ्रीडम किसकी थी? ब्रिटेन के लोगों की, या उस दुनिया की जिसे उन्होंने अपना गुलाम बना रखा था। देखो, अब जमीन पर बैठी है ब्रिटेनिया, एक शक्तिशाली औरत जो ब्रिटेन की सिंबॉलिक देवी मानी जाती थी। वो बैठी है पूरे ग्लोब के ऊपर, जैसे कह रही हो मानो ये दुनिया अब हमारी है। मैप के हर कोने में दिखाई देते हैं एलिफेंट्स, टाइगर्स, घने जंगल और सो कॉल्ड प्रिमिटिव लोग। तो इन सब विजुअल्स का एक ही मैसेज था, कॉलोनीज वर वाइल्ड, एग्जॉटिक एंड बैकवर्ड। लेकिन सच तो ये था कि ये कॉलोनीज खुद में ही एक समृद्ध संस्कृति थी जिसे ब्रिटेन ने लूट कर अपना बना लिया था। ये मैप एक प्राइड पोस्टर था ब्रिटेन के लिए, जिसमें पूरे वर्ल्ड पे उनका डोमिनेशन दिखाया गया था, और इसी डोमिनेशन को बनाया गया था ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी का कोर। ये मैप कोई सिंपल आर्टवर्क नहीं था, ये था एक विजुअल प्रोपेगेंडा जिसमें दिखाया गया कि दुनिया पे ब्रिटिश रूल एक डिवाइन मिशन था। अब देखो, बिहाइंड द एंजल्स द ग्लोरी एंड द ग्लोब, इसका क्या मतलब है? दिस वॉज द एम्पायर द सन नेवर सेट ऑन। नाउ अब फाइनली लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, देखते हैं अब इसमें क्या बताया गया है हमें। एक ऐसा साल जहां नेशनलिज्म जो कभी लोगों को एकता में बांधता था, अब बन गया था यूरोप की तबाही का रास्ता। नेशनलिज्म ने जब इंपीरियलिज्म का हाथ थाम लिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। पर इसी दौरान दुनिया के दूसरे कोने में भी एक आग जल रही थी, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स की आग। इन सभी मूवमेंट्स को एक ही मकसद था, अपनी आजादी, अपना राष्ट्र, अपना नेशन। ये मूवमेंट्स भी नेशनलिस्ट थे, पर इनका नेशनलिज्म यूरोपियन नेशनलिज्म से अलग था। हर देश ने अपना एक यूनिक नेशनलिज्म डेवलप किया, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने दर्द के साथ। पर एक आइडिया सब जगह कॉमन था कि हर समाज को एक नेशन स्टेट बनने का हक है। और धीरे धीरे दुनिया ने ये बात एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल मान ली। तो चाहे यूरोप हो या एशिया, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, आजादी का जज्बा हर दिल में एक ही था, अपनी पहचान, अपना राष्ट्र। इस तरीके से बच्चों ये था फाइनली पूरा चैप्टर जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने काफी सारे पार्ट्स पहले भी डाले हैं, एक एक लाइन को बच्चों हमने बहुत डिटेल में और बहुत कहानी की तरह आप लोगों को समझाया है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज इस चैप्टर की सारे पार्ट्स अच्छे से देख लेंगे और फिर अब हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उसके सारे आंसर आते ही होंगे। तो एक बार जरूर इस सीरीज को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा सीबीएसई 10th क्लास में वेटेज है। तो बच्चों इस चैप्टर को प्लीज स्किप मत कीजिए, ना ही इसे छोड़कर जाइए, इसे ज्यादा से ज्यादा सुनिए और पढ़िए। अगर आपको ये सारी वीडियोस मेरी बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपको ऐसे ही आगे और भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सबके साथ बांटें जिससे सबका भला हो। सो थैंक यू वेरी मच।